पातंजलि योग दर्शन योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इस अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि जी वृत्तियों के विषय में वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही वृत्तियां 5-5 प्रकार की हैं। क्लिष्टत्व अक्लिष्टत्व किसको कहेंगे, ये महर्षि व्यास जी ने भली भांति स्पष्ट कर दिया है व्यास भाष्य में। अब इसके बाद उनके 5 प्रकार कौन से हैं, इस प्रश्न को अग्रिम सूत्र के माध्यम से स्पष्ट करते। षष्ठ सूत्र की भूमिका महर्षि व्यास जी कह रहे हैं, ताः क्लिष्टाश्च क्लिष्टाश्च पंचधाः वृत्तयः। ताः वृत्तयः, वो वृत्तियां जिनको हम अभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट के रूप में कह करके आए हैं, वो वृत्तियां पंचधा 5 प्रकार की होती हैं। क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी दोनों वृत्तियां 5-5 अवयवों वाली है। ये सूत्र में कहा ही था गत सूत्र में। तो वो 5 अवयव कौन से हैं, उनको बताने की जिज्ञासा से ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। एक पदात्मक सूत्र है ये, संपूर्ण एक ही पद है, द्वंद्व समास है। उद्देश्य कथन मात्र किया गया है। पहले भी हमने देखा शास्त्र में उद्देश्य कथन किया जाता है, फिर लक्षण किया जाता है तत्त शब्दों का, और फिर उनकी परीक्षा की जाती है। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इस 3 प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे इन 3 प्रकारों में से प्रथम उद्देश्य कथन, नामकरण किया जा रहा है। वो जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं उनके नाम क्या क्या हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। हमारे चित्त में जो भी वृत्तियां आती है, जो 60,000 विचार आते हैं दिन भर में, वो सारे विचार इन्हीं 5 विभागों के अंतर्गत कहीं ना कहीं सम्मिलित हो जाएंगे, अंतर्निहित हो जाएंगे। इन 5 से बाहर कुछ नहीं है। इन 5 में समस्त विचारों को देखा जा सकता है। ऐसा महर्षि पतंजलि जी ने हमें विभाग करके बता दिया, जिससे हम आसानी से पहचान सके। तो अभी तक अभिप्राय क्या हो गया? चित्त वृत्तियों की मुख्यतः 2 धाराएं हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ये तो हमारी साधना की दृष्टि से उपयोगी विभाग किया गया कि किन को हमें रोकना है, किन को हमें बढ़ाना है। ये साधना उपयोगी दृष्टि से विभाग है। अब उसके व्यवहार उपयोगी और भी विभाग बताते हैं कि वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों ही वृत्तियां 5-5 प्रकार की हैं। 5 प्रकार कौन से हैं? तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इन सब में सारी वृत्तियां आ जाएंगी। अब इसके बारे में अग्रिम सूत्रों से स्वयं लक्षण करेंगे आचार्य। अगर किसी के विभाग हैं तो उन विभागों को भी बताएंगे और उनके लक्षण भी करेंगे, महर्षि व्यास जी भी, महर्षि पतंजलि जी भी। तो उनको अग्रिम सूत्रों के माध्यम से ही हम देखते हैं। 5 वृत्तियां, उनमें से प्रथम वृत्ति है प्रमाण। तो उस प्रमाण के 3 विभाग होते हैं। उसको अग्रिम सूत्र के माध्यम से, सप्तम सूत्र के माध्यम से महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्षानुमानागमाः, प्रमाणानि भी प्रथमांत पद है। द्वंद्व समास है, बहुत सीधा सा अर्थ है। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये प्रमाण होते। प्रत्यक्ष,
अनुमान और आगम ये प्रमाण है। अर्थात प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की है, प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति, अनुमान प्रमाण वृत्ति और आगम प्रमाण वृत्ति। इनके लक्षण महर्षि व्यास जी कर रहे हैं। किसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे, किसको अनुमान कहेंगे और किसको आगम कहेंगे। देखिए महर्षि व्यास जी कहते हैं, इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात तद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। फलमविशिष्टः पौरुषेयस् चित्तवृत्ति बोधः बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुष इति उपरिष्टाद उपपादयिष्यामः। इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से, इंद्रिया माने यहाँ पर ज्ञान इंद्रिया, चक्षु, त्वक, नासिका, घ्राण और क्या क्या है, रसना और श्रोत्र, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन ज्ञानेंद्रियों की प्रणाली के माध्यम से चित्तस्य बाह्य वस्तु परागात, चित्त का बाह्य वस्तु से उपराग संबंध होने से, हमारा चित्त जो है वो बाह्य वस्तु के साथ स्वयं सीधे संबद्ध नहीं होता है, नहीं हो भी सकता है, हो नहीं सकता ना। चित्त का बाह्य वस्तु के साथ सीधे संबंध नहीं होता। जैसे हम देखते हैं ना, जिस व्यक्ति की चक्षुर इंद्रिय काम नहीं करती है, तो उसका चित्त अगर बाह्य रूप के साथ सीधे संबद्ध हो जाए, तो जैसे नेत्र युक्त व्यक्ति रूप का ज्ञान करता है, वैसे उस व्यक्ति को भी रूप का ज्ञान होना चाहिए ना, लेकिन होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा चित्त सीधे सीधे साक्षात रूप से बाह्य वस्तुओं के साथ संबंध बनाने में समर्थ नहीं है। चित्त का संबंध बाह्य वस्तुओं से कैसे होता है? फिर इंद्रियों के माध्यम से होता है, इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से होता है। तो चित्त से बाह्य वस्तु परागात, चित्त का बाह्य वस्तुओं के साथ संबंध होने से, कैसे संबंध होता है उसको बता दिया, इंद्रिय प्रणाली कया, इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से। कोई भी जो बाह्य वस्तु है, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, ये जो बाह्य विषय हैं, इन विषयों का तत्त इंद्रिय के साथ संपर्क होता है और वो संपर्क इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से चित्त तक एक सूचना पहुंचाता है। तब हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है उसको आगे बता रहे। पहले अभी इतनी बात स्पष्ट हो गई कि एक बाह्य वस्तु होती है, कोई विषय के रूप में भी कह सकते हैं कि रूप, रस, शब्द, स्पर्श या गंध, इनमें से कोई विषय होता है। वो विषय हमारे इंद्रिय के साथ, ज्ञानेंद्रिय के साथ, जो हमारे ज्ञानेंद्रिय चक्षु, घ्राण, श्रोत्र, रसना और त्वक हैं, उनके साथ संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने पर इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से चित्त का भी संबंध किससे हो जाता है? किससे हो जाता है चित्त का संबंध? बाह्य वस्तु से, विषय से हो जाता है। माने साक्षात जो संबंध है विषय का, वो तो किसके साथ है? इंद्रिय के साथ। विषय का साक्षात संबंध इंद्रिय के साथ है और विषय का जो चित्त के साथ संबंध हो रहा है वो परंपरा से संबंध है, साक्षात संबंध नहीं है। तो ऐसा संबंध होने के पश्चात हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस प्रक्रिया से जो ज्ञान होगा उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अब इस प्रक्रिया से ज्ञान कैसे होता है, पदार्थ के किस रूप का ज्ञान होता है, उसको बताने के लिए महर्षि व्यास जी ने अग्रिम शब्द रखे। सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। तद विषया, तद विषय अर्थात
उस विषय वाली, स विषयः यस्य, सह कह। अब इन्होंने बाह्य वस्तु शब्द का पहले प्रयोग किया था, तो हम उसी को लेंगे तत् शब्द से, तो इसलिए नपुंसक लिंग में बोलिए फिर। तद विषयः यस्य, स तद विषय, सा तद विषया। तद विषयः यस्य, तद से क्या ले, बाह्य वस्तु, वह बाह्य वस्तु विषय है जिसका। ऐसी कौन होती है, वृत्ति। अन्य पदार्थ क्या है यहाँ पर, वृत्ति ही। तद विषया, वह विषय है जिसका, वह बाह्य वस्तु विषय है जिसका, ऐसी वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। जैसे हमारे सामने एक चित्र है, उस चित्र का संपर्क हमारे नेत्रों के साथ हुआ, फिर नेत्रों के माध्यम से उस चित्र का संबंध किसके साथ हुआ, चित्त के साथ हुआ। अब चित्त में एक वृत्ति उत्पन्न होगी, तद विषया वृत्ति, उस बाह्य वस्तु विषय वाली वृत्ति, उस चित्र विषय वाली वृत्ति उत्पन्न होगी। उस वृत्ति को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्षम प्रमाणम। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक और शब्द बीच में रखा है कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा होता है, तो कहा सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति। इस प्रत्यक्ष वृत्ति की एक और विशेषता है, सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य। कोई भी जो अर्थ माने पदार्थ, कोई भी जो पदार्थ है उसके दो स्वरूप होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य किसको कहते हैं, जो दूसरों के साथ उसका साधर्म्य है, उसका सादृश्य है, उसको उसका सामान्य धर्म कहते हैं। जैसे हमारे सामने जो है वो 50 घोड़े खड़े हैं, तो हर एक घोड़े में कुछ सामान्य भी है ना, दूसरे घोड़े से कुछ ना कुछ सादृश्य भी है उसमें, और प्रत्येक घोड़े में कुछ विशेष भी है। उस अश्व का अपना कुछ ना कुछ, कोई आकृति प्रकृति में अंतर, कोई रंग में अंतर, कोई आंखों की बनावट में अंतर, कुछ ना कुछ तो रहता है ना, उसका अपना विशेष भी रहता है। तो प्रत्येक वस्तु कैसी होती है, इस बात को हर जगह घटा करके देख सकते। हर जगह कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो इन दोनों से रहित होती हो। हाँ, वैशेषिक में आप इसका थोड़ा सा अपवाद रूप पढ़ेंगे, वो वहीं पे पढ़ेंगे, वो अलग से जानने योग्य है। बाकी सामान्य नियम यही है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य और विशेषात्मक होती है, उसमें कुछ सामान्य भी होता है, कुछ विशेष भी होता है। तो ये पदार्थों का धर्म बता दिया महर्षि व्यास जी ने हमें कि सामान्यम च विशेषश्च इति सामान्य विशेषौ, सामान्य विशेषौ आत्मानौ यस्य स सामान्य विशेषात्मा तस्य सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य। ठीक है, क्या अभिप्राय हुआ, सामान्य और विशेष, सामान्यम च विशेषश्च सामान्य विशेषौ। अब हमें कहना है सामान्य और विशेष स्वरूप हैं जिसके, तो सामान्य विशेषौ आत्मानौ यस्य स सामान्य विशेषात्मा तस्य सामान्य विशेषात्मनः अर्थस्य। उस सामान्य और विशेष स्वरूप वाले पदार्थ की, जो भी हमारे सामने बाह्य वस्तु थी विषय के रूप में उपस्थित, जेय के रूप में उपस्थित, वो वस्तु कैसी थी, सामान्य और विशेष धर्मों वाली थी। अब उस सामान्य और विशेष धर्मों वाली वस्तु के विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम। प्रत्यक्ष वृत्ति कैसी होती है, उस पदार्थ के विशेष का ज्ञान कराने वाली होती है, विशेष का अवधारण कराने वाली होती है। आपके सामने जो चित्र है ना, आपकी आंखों के सामने, उसको देखते हुए आपसे जो कुछ भी पूछा जाए, इसका बैकग्राउंड किस कलर का है,
इस चित्र में उसने उस जो भी व्यक्ति है सामने, उसने हाथ में कोई घड़ी पहन रखी है, तो वो किस रंग की है, छोटी है कि बड़ी है, उसकी आंखें कैसी हैं, मतलब हर एक आप छोटी से छोटी जानकारी भी दे सकते हैं ना। जब प्रत्यक्ष होता है तो विशेष अवधारण प्रधाना होती है वृत्ति। ये प्रत्यक्ष वृत्ति कैसी होती है? विशेष अवधारण प्रधाना होती है। अभी सामान्य के साथ इसकी संप्रधारणा करेंगे ना जब, तो आपको और स्पष्ट होगा। वहां पे बताएंगे कि अनुमान जो वृत्ति है वो सामान्य अवधारण प्रधाना होती है, उसमें हम विशेष का ज्ञान नहीं कर पाते। जैसे अनुमान का सुप्रसिद्ध उदाहरण आप क्या सुनते हैं? अग्निमान पर्वतः धूमात्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। ये अनुमान का उदाहरण है ना। पर्वत कैसा है? वह्निमान है, अग्नि वाला है, माने पर्वत पे आग लगी हुई है, ये अनुमान हुआ। हमें आंखों से नहीं दिख रही सीधी वहां अग्नि, लेकिन फिर भी अनुमान हुआ। कैसे अनुमान हुआ? धूमात, धुएं को देखने से, क्योंकि ये सार्वभौम नियम है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, व्याप्ति है सार्वभौम की जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि होती ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि धुआं है लेकिन अग्नि नहीं है। तो धुआं दिख रहा है हमें, धुएं का गुब्बार दूर से दिख रहा है, उसको देख करके क्या अनुमान कर लेते हैं? जैसे कल देख रहे थे ना कि संस्कार का तो प्रत्यक्ष होता नहीं है, लेकिन वृत्तियां दिख रही हैं। वृत्तियां देख करके किसका अनुमान कर लेते हैं? संस्कार का अनुमान कर लेते हैं। तो इसी तरह से धुएं को देख करके किसका अनुमान करते हैं? अग्नि का अनुमान करते हैं। अब वो अग्नि किन पेड़ों को जला रही है, कितने पेड़ उसने जला दिए, वो पेड़ जो है वो कौन कौन सी जाति के थे, आम के थे कि नीम के थे कि खैर के थे कि पलाश के थे, किस कारण से अग्नि लग गई, उस अग्नि की ज्वालाएं कितनी बड़ी बड़ी उठ रही हैं, कितनी दूर तक उठ रही हैं, ये सारा विशेष आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना। वहीं पर होते, अग्नि को प्रत्यक्ष देख रहे होते, आपने सारा घटनाक्रम प्रत्यक्ष किया होता, तब तो बता सकते थे। तो प्रत्यक्ष वृत्ति कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मनो अर्थ से। पदार्थ तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये पदार्थ के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें ध्यान दिला दिया है कि पदार्थ का स्वरूप तो हमेशा वैसा ही होता है। प्रत्येक पदार्थ सामान्य स्वरूप वाला भी होता है और विशेष स्वरूप वाला भी होता है। उसके कुछ सामान्य धर्म होते हैं, उसके कुछ सादृश्य होते हैं जो दूसरे पदार्थों के साथ मिलते हैं, और उसके कुछ अपने विशेष होते हैं जो किसी के साथ भी नहीं मिलते। आचार्य प्रचेता जी इसको एक अलग उसमें कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की छाया और माया अलग ही होती है सामान्यतः, है ना। प्रत्येक व्यक्ति यूनिक होता है। वो यूनिक इसलिए होता है कि उसमें अपना कुछ विशेष है जो दूसरे के साथ किसी के साथ मिलेगा नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारी सामान्य धर्म भी है। प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य विशेषात्मनो अर्थ से, सामान्य और विशेष आत्मा वाले, विशेष स्वरूप वाले पदार्थ का विशेषावधारण प्रधाना वृत्ति, विशेष का अवधारण कराने वाली, अवधारण माने निश्चय, ज्ञान, विशेष का ज्ञान कराने वाली, विशेष का निश्चय कराने वाली वृत्ति को हम क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष वृत्ति। स्पष्ट है? प्रत्यक्ष कितने प्रकार का होगा? ज्ञानेंद्रियां कितनी है, विषय कितने हैं? 5 है ना। तो प्रत्यक्ष भी कितने प्रकार का हो जाएगा? 5 प्रकार का। चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, हमें होता है ना, रूप को देखते हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। एक जो है वो रसनेन्द्रियकृत प्रत्यक्ष होता है, ऐसे ही घ्राणकृत प्रत्यक्ष होता है, त्वगेन्द्रियकृत प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह से श्रोत्र से शब्द का प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष 5 प्रकार का हो गया। ये बात हमें समझ आ गई। जिसको हम प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो भी एक तरह से वस्तुतः तो प्रत्यक्ष नहीं होता है,
क्योंकि हमारे चित्त का तो किसके साथ संबंध नहीं होता है, सीधे बाह्य विषय के साथ संपर्क नहीं होता है, लेकिन इंद्रियां जो हमारे बीच में साधन के रूप में बनती है, साधन के रूप में उपस्थित होती है, उन इंद्रियों को चूंकि विषय का प्रत्यक्ष हो रहा है, चित्त तक तो विषय कैसे पहुंच रहा है, इंद्रियों के माध्यम से ही पहुंच रहा है, परंपरा से पहुंच रहा है, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही अंततः हम क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष कह रहे हैं। इंद्रियों ने प्रत्यक्ष किया, उस सूचना को चित्त तक पहुंचाया, अब चित्त में तद वस्तु विषय का जो वृत्ति उत्पन्न हुई, उसी वृत्ति को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति कहते हैं। और इस प्रत्यक्ष वृत्ति की विशेषता क्या है कि ये हमें विशेष का ज्ञान कराने वाली होती है। सामान्य विशेष स्वरूप वाला जो पदार्थ है उसके विशेष का ज्ञान कराने वाली होती है। आपने कोई चित्र सामने देखा है, वो आपके सामने है, अभी आप उसका प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो उसकी जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियां भी आपसे पूछी जाएंगी कि इसके इतने भाग में जो है वो क्या रंग था, दूसरे में क्या रंग है, था नहीं है, क्योंकि जो वो चित्र आपके सामने है अभी, तो आप आराम से देख देख के बता सकते हैं ना। प्रत्यक्ष जब आप किसी चीज का कर रहे होते हैं तो आप उसके विशेष को भी देख करके बता सकते हैं, आकार प्रकार जो भी है उसकी सूक्ष्मता। ऐसे नहीं कि उसके अंदर का तो हमें पता चल ही नहीं रहा, बाहर बाहर से ही तो वो व्यक्ति दिखेगा, ऐसा नहीं सोचना है इसमें, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय क्या था, रूप ही प्रत्यक्ष का विषय है उस समय, तो उस रूप के बारे में आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी दे सकते हो। ठीक, हाँ, जिस चीज का प्रत्यक्ष कर रहे हो, जैसे किसी शब्द का आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, किसी रूप का प्रत्यक्ष कर रहे हो, तो स्वयं जब शब्द का प्रत्यक्ष करते हो, ठीक है, तो एक अलग स्थिति होती है ना। और किसी व्यक्ति के, आपने कभी कोयल की आवाज सुनी नहीं है, और किसी दूसरे व्यक्ति के बताने से जो है वो अनुमान लगाते हो, थोड़ी संभावना मन में जो है वो थोड़ा चित्र बनाते हो, कल्पना करते हो कि हाँ ऐसा 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 होता होगा, तो फिर वैसा ज्ञान थोड़े होता है जैसा स्वयं शब्द को सुनने से होता है। ये उदाहरण जो पहले वाला था, ये स्पष्ट नहीं हुआ क्या आप लोगों को, कि कोई चित्र हम स्वयं देख रहे हैं सामने, तो वो व्यक्ति कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसने क्या पहन रखा है, किस तरह का दिखता है, ये विशेष में आएगा उस समय, क्योंकि आप रूप का ही प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सामान्य में ये आएगा। इसी को दूसरे रूप में देखो, मान लीजिए अब वो चित्र आपके सामने नहीं है, आपने उस समय देखा था, उस समय तो सामने था, प्रत्यक्ष कर रहे थे, अब आपके सामने नहीं है, कोई आपको पूछ रहा है वो चित्र कैसा था, उसमें उस व्यक्ति के पीछे वो जो 10 पेड़ थे उनमें से वो पेड़ कौन सा था, अब आप बता पाएंगे उसको? बहुत कम संभावना है कि आप बता पाए। ये दूसरी वृत्ति चल रही है ना, अब आप स्मृति के आधार पे बताएंगे, अब आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष उस समय किया था, फिर बाद में आपसे कुछ पूछा जाता है उसके बारे में, तो आप जो है उसके सामान्य बता सकते हैं, विशेष नहीं बता सकते। ये सामान्य और विशेष है। नहीं आया समझ में? और सुनिए, जैसे अष्टाध्यायी आपके सामने है, जैसे ये पुस्तक मेरे सामने है, अभी मैं इसके रूप का प्रत्यक्ष कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं, बिल्कुल जो है वो रूप के बारे में आप मुझसे जो भी पूछेंगे सामान्य विशेष, वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने है अभी, ठीक है, और पुस्तक सामने नहीं है। फिर हम स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते हैं कि अच्छा, इस पुस्तक के इस पृष्ठ पर ऐसे ऐसे शब्द लिखे थे, उसकी बनावट ऐसी ऐसी थी, तो वो स्मृति कितनी विशेष होती है कि सामान्य होती है? मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो जो कहा है सामान्य विशेष आत्मनो अर्थ से, ये तो पदार्थ की विशेषता बताई है कि प्रत्येक पदार्थ सामान्य और विशेष स्वरूप वाला होता है, उसमें कुछ सामान्य धर्म होते हैं, कुछ विशेष धर्म भी होते हैं। और फिर आगे जो है वो प्रत्यक्ष वृत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि प्रत्यक्ष वृत्ति इन सामान्य और विशेष में से किसका ज्ञान कराने वाली होती है? विशेष का ज्ञान कराने वाली होती है, सामान्य का ज्ञान कराने वाली नहीं होती, ये नहीं कह रहे,
सामान्य तो ज्ञात हो ही जाएगा, लेकिन उसका मुख्य विषय क्या है प्रत्यक्ष का, कि विशेष का ज्ञान करा देती है, विशेष का भी ज्ञान करा देती है, ये इसका अभिप्राय है। और अनुमान जो है वो विशेष का ज्ञान नहीं करा सकता, अनुमान प्रमाण विशेष का ज्ञान नहीं करा सकता, वो सामान्य का ज्ञान कराता है। जैसे आपको बताया तो अभी कि अनुमान प्रमाण का जो उदाहरण है, वहां पर आप अनुमान में ये बता नहीं सकते हो आपके साथ, अब आप वहीं पर होते जहां आग लगी हुई है, अग्नि उद्बुद्ध हो रही है, तो आप देख करके बिल्कुल स्पष्ट बता सकते हैं कि कितने जो है वो कितने क्षेत्र में लगी है, कितना जो है वो नुकसान हुआ है, कौन सी वस्तु इससे दग्ध हुई है, सब कुछ बता सकते हैं ना प्रत्यक्ष करते हुए तो। लेकिन अनुमान से जब दूर खड़े हुए हैं, केवल धुएं को देख रहे हैं, तो केवल कितना सा बता सकते हैं अनुमान से कि अग्नि लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा इतना बता देंगे आपको, बहुत सारा धुआं दिखाई पड़ रहा है कि बहुत ज्यादा लग गई है अग्नि या कम लगी है, इतना थोड़ा बहुत सामान्य बता सकते हैं, उसके बारे में विशेष नहीं बता सकते। इसको सामान्य और विशेष कह रहे हैं। और विचार कीजिए, ये कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं। और सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य विशेषावधारण प्रधानावृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम। सामान्य और विशेष स्वरूप वाले पदार्थ के विशेष का निश्चय कराने वाली, विशेष का ज्ञान कराने वाली वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है। इसका फल क्या है? तो फलम अविशिष्ट पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोध। प्रत्यक्ष प्रमाण का ये फल है अविशिष्ट। देखिए 3 शब्द है, अविशिष्ट, पौरुषेय, चित्तवृत्ति बोध। अविशिष्ट माने अभिन्न, तो भिन्नता किसी की दृष्टि से होती है ना, भिन्नता किसी ना किसी की दृष्टि से होती है। एक ही वस्तु हो तो भिन्नता तो हो ही नहीं सकती उसमें, एक ही पदार्थ हो। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा, ऐसा कहते हैं कि वेदांत में कोई संबंध नहीं हो सकता। वेदांत का सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत एकमात्र ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब दूसरा है ही नहीं तो संबंध होगा? संबंध हो ही नहीं सकता, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था हमें वहां पर जो है वो वेदांत की परीक्षा में, देवनिष्ठा जी को पता नहीं चला था क्या पूछ रहे। ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है जब वेदांत की दृष्टि में, तो वहां पे संबंध संभव ही नहीं है। संबंध होने के लिए क्या चाहिए? कम से कम जो है द्वित्व चाहिए संबंध होने के लिए। तो भिन्नता हमेशा किसकी दृष्टि से देखी जाएगी? अन्य की दृष्टि से देखी जाएगी। एक में तो भिन्नता होती नहीं ना, तो किसकी दृष्टि से भिन्नता देखी जानी है? पहले भिन्नता देखिए फिर अभिन्नता पे आएंगे। अविशिष्ट कह रहे हैं ना, अविशिष्ट माने अभिन्न, तो किसके साथ अभिन्न? जिसके साथ भेद देख रहे थे उसी के साथ अभिन्नता देख रहे हैं, तो किसके साथ अभिन्न? उस बाह्य वस्तु के साथ अभिन्न, अर्थात जैसी बिल्कुल वो बाह्य वस्तु है वैसी ही, उससे सर्वथा किंचित मात्र भी उससे भिन्न नहीं है, सर्वथा अभिन्न है। जैसे स्वरूप वाली बाह्य वस्तु वैसा ही बिल्कुल चित्तवृत्ति बोध, चित्तवृत्ति का बोध हो जाना, ये फल है। फलम अविशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फलम चित्तवृत्ति बोध, फल क्या है? चित्तवृत्ति का ज्ञान हो जाना। हम बाह्य वस्तु को सीधे सीधे नहीं जान सकते हैं, किसी भी बाह्य वस्तु को हम सीधे सीधे नहीं जानते। उसके बारे में हमारे चित्त में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको केवल हम जानते हैं। हमें ऐसा लगता है ना कि हम बाहर देख रहे हैं, बाहर नहीं देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? अंदर ही देख रहे हैं। किसी भी बाह्य वस्तु का ज्ञान हमें किसके माध्यम से होता है? अपनी चित्त में उतरे हुए चित्र के माध्यम से होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष का फल क्या है?
चित्त वृत्ति बोधः, चित्त की वृत्ति का बोध हो जाना, ये फल है। बोध कैसा होगा उसके लिए दो शब्द डालें यहाँ पर। फलम अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्त वृत्ति बोधः। प्रत्यक्ष प्रमाण का फल क्या होता है, तो कहा चित्त वृत्ति बोधः, चित्त की वृत्ति का ज्ञान हो जाना, यही फल है। पौरुषेयः, अब ये चित्त वृत्ति को जानने वाला कौन है, यहाँ पर पुरुष है, इसलिए इस बोध को कैसा बोध कह रहे हैं, पौरुषेय बोधः, पुरुषेण कृतः बोधः, पुरुष के द्वारा किया गया जो बोध है वो पौरुषेय बोध है। और एक और विशेषता बता रहे हैं इस बोध की कि ये जो ज्ञान है ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी वस्तु होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर देख रहे हैं, हम वस्तु को देख रहे हैं। हम वस्तु को नहीं देख रहे होते, वस्तु के चित्त में उतरने वाले चित्र को देख रहे होते हैं, लेकिन प्रतीति कैसी होती है कि वस्तु को देख रहे हैं। क्यों ये प्रतीति होती है, क्योंकि ये बिल्कुल अविशिष्ट है, जैसी वस्तु है वैसा ही ये बोध है। तो प्रत्यक्ष वृत्ति की ये विशेषता है कि वो बिल्कुल जैसी बाह्य वस्तु होगी वैसा ही हमें बोध करा देगी। तो फलम अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्ति बोधः। अब आगे कहते हैं बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः इति उपरिष्टाद् उपपादयिष्यामः। बुद्धि का प्रतिसंवेदन करने वाला कौन है, पुरुष है, उसको हमेशा जानते रहने वाला। प्रतिसंवेदन करने वाला माने प्रत्येक क्षण जानते रहने वाला, उसका बोध करते रहने वाला पुरुष है। ये बात हम उपरिष्टात् उपपादयिष्यामः आगे सूत्रों में और विस्तार से कहेंगे, जहाँ दृष्टा का स्वरूप बताएंगे, दृष्टा दृशी मात्रः शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः। इस सूत्र में बहुत विस्तार से इस बात को कहेंगे। अभी तो केवल संकेत मात्र कर दिया है, क्योंकि गत पंक्ति में पौरुषेय शब्द डाल दिया था ना, तो इसको बताने के लिए स्पष्ट कर दिया कि पौरुषेय बोध क्यों है ये, क्योंकि पुरुष जो है चित्त को, बुद्धि को हमेशा देखता रहता है, उसका संवेदन करता रहता है। तो ये प्रत्यक्ष का विषय पूर्ण हो गया। सबसे 5 वृत्तियों में से सबसे पहले वृत्ति को मुख्यतः 2 विभागों में विभक्त किया, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट 5 प्रकार की होती है। उनमें से प्रथम प्रकार कौन है, प्रमाण। प्रमाण के भी फिर 3 विभाग होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। उनमें से प्रथम जो प्रत्यक्ष है उसको आचार्य ने स्पष्ट किया। और वैसे तो हम इसको खूब समझते हैं, प्रत्यक्ष वृत्ति से ही हमारे बहुत सारे दैनंदिन व्यवहार निष्पन्न होते हैं। आंख, नाक, कान, इन सब से रूप रस आदि का ग्रहण करते ही रहते हैं ना हम निरंतर। तो उसी को प्रत्यक्ष कहा है, उसी को शास्त्र के शब्दों में समझा दिया है कि उसमें प्रक्रिया किस प्रकार से निष्पन्न होती है। एक बाह्य वस्तु है, उसका हमारी इंद्रिय के साथ संपर्क होता है। आप अनार खाते हैं, है ना, अनार बाह्य वस्तु है, उसका रसनेंद्रिय के साथ संपर्क होता है। फिर रसनेंद्रिय के माध्यम से एक सूचना चित्त में पहुंचती है कि ये रस कैसा है, और रस आपके अंदर नहीं गया, किसके अंदर गया है, शरीर के अंदर गया है। अन्नमय कोश तक ही सीमित रह जाता है। जो आप तक सूचना पहुंच रही है वो केवल किसकी पहुंच रही है, कि बस इतनी सी पहुंच रही है कि ये कैसा था, खट्टा था कि मीठा था कि कड़वा था, बस इतनी सी सूचना पहुंचती है, बाकी आपके अंदर नहीं जाता। जाता है क्या? तो बाह्य वस्तु पर आघात, बाह्य वस्तुओं के संबंध से इंद्रिय प्रणाली के माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु के साथ संबंध होता है। उस संबंध के कारण से चित्त में जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उस वस्तु का चित्र उत्पन्न होता है, उसको पुरुष देखता रहता है। तो ये जो चित्त में वृत्ति उत्पन्न हुई, इसी वृत्ति को क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हैं। आगे देखिए, अनुमान को बताते हैं। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः यः
संबंधो यह तद विषया विशेषात्मनो अर्थस्य, ये लगा सकते हो यहाँ पे, सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य। आचार्य ने शब्द नहीं दिया है क्योंकि पहले उन्होंने बता दिया है अर्थ का स्वरूप, उसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस वृत्ति की क्या विशेषता है उसको दोहरा दिया। सामान्य अवधारण प्रधानावृत्तिर अनुमानम, अनुमेयस्य पदार्थस्य। अनुमेय माने अनुमान करने योग्य जो पदार्थ है, जिसका हम अनुमान करना चाहते हैं, उस अनुमेय वस्तु का तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, तुल्य जातियों में जो अनुवृत्त संबंध है, और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः, भिन्न जातीय पदार्थों से उसका जो व्यावृत्त संबंध है। माने कह रहे हैं कि अनुमेय पदार्थ में हमें एक संबंध देखने को मिलेगा। क्या संबंध? एक संबंध, इसको सादृश्य के रूप में भी आप यहाँ पहचान सकते हैं कि वहां हमें कोई विशेषता देखने को मिलेगी अनुमेय पदार्थ की, जो उसके तुल्य जातियों में तो होगी और उसके भिन्न जातियों में नहीं होगी। ऐसा कोई संबंध देखने को मिलेगा, ऐसी कोई विशेषता देखने को मिलेगी। तो वो संबंध ही, यह संबंध, ऐसा जो संबंध है, उदाहरण से आपको और ज्यादा स्पष्ट होगा। तद विषय, तद विषया, यहाँ पे पूर्ववत समास है। स विषयः यस्या, स संबंध, यहाँ पे तत् से किसको लेना है? संबंध को। वह संबंध ही विषय है जिस वृत्ति का। ऐसी वृत्ति क्या कहलाती है? अनुमानम प्रमाणम, सामान्य अवधारण प्रधाना। अब ये अनुमान वृत्ति कैसी होती है? सामान्य अवधारण प्रधाना, सामान्य अवधारण कराने वाली होती है, विशेष अवधारण नहीं करा सकती, सामान्य अवधारण कराएगी। पहले उदाहरण पढ़ते हैं, फिर से इस पंक्ति को एक बार फिर पढ़ेंगे हम। यथा, जैसे कि, देशांतर प्राप्ति है, देशांतर की प्राप्ति से, देशांतर माने स्थानांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाना, इसको देशांतर प्राप्ति कहते हैं। तो देशांतर प्राप्ति होने से गतिमत चंद्र तारकम, चंद्र और तारे कैसे हैं? गतिमत है। गति यस्य अस्ति तत् गतिमत, चंद्र तारकम, चंद्र और तारे गति वाले हैं। कैसे पता चला हमें? चंद्र और तारों की गति तो हमें दिखती नहीं है। दिखती है क्या? चांद चलता हुआ दिखता है? तारे चलते हुए दिखते हैं? नहीं दिखते, लेकिन उनका स्थानांतर प्राप्ति तो दिखती है कि अभी जो है वो, अभी देखा तो यहाँ था। विशेषतः चंद्र को आप देख सकते हैं ना, रात्रि में देखते हैं तो यहाँ होता है, फिर सुबह उठ करके जाग के देखते हैं तो दूसरे स्थान पे होता है। स्थानांतर प्राप्ति तो दिखती है, चलता हुआ तो नहीं दिखता, लेकिन स्थानांतर प्राप्ति दिखती है। अब ये जो स्थानांतर प्राप्ति रूप एक संबंध है, ये तुल्य जातियों में अनुवृत्त संबंध है। इसके तुल्य जातीय को उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। चैत्रवत, चैत्र कौन है? कोई व्यक्ति है, उसका नाम है चैत्र, जो चैत्र माह में उत्पन्न हुआ उसका नाम चैत्र रख दिया। पहले ऐसे नामकरण भी होते थे, चैत्र मैत्र आदि। तो चैत्र एक व्यक्ति का नाम है। उस चैत्र व्यक्ति को सुबह हमने जो है वो हरिद्वार में देखा था, और शाम को हम किसी कार्यवशात दिल्ली पहुंच गए और उस व्यक्ति को भी हमने दिल्ली में देखा। उसको जाते हुए नहीं देखा हमने पैर से या कार से या बस से, लेकिन बस हमने कितना देखा है कि वो वहां पहुंच गया है। तो हम क्या अनुमान करते हैं कि बिना ही चले पहुंच गया कि चल करके पहुंचा? चल करके पहुंचा ना। क्यों? क्योंकि हमने प्रत्यक्ष किया हुआ इस बात का बहुत बार कि जहां भी स्थानांतर प्राप्ति होती है वहां क्या भी होता है, साथ में गति भी होती है। बिना गति के हमने चींटी को देखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है तो
चल चल करके पहुंचती है, बिना चले तो नहीं पहुंचती। श्लोक सुनते हैं ना, गच्छन् पिपीलिकापि गच्छति योजनानां शतैरपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पिपीलिका भी चलती है तो 100 योजन पार कर सकती है, और वैनतेय इतना बड़ा है, नहीं चलता है तो बस वहीं का वहीं खड़े रह जाता है। तो गतिमत चंद्र तारकम कह रहे हैं कि ये हमें अनुमान करना है। किससे अनुमान करें? जो हमारा प्रत्यक्ष का विषय था, चैत्र व्यक्ति, जिसको हम चलते हुए देख सकते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया, दूसरे स्थान पे पहुंच गया, इसने गति की, तो गति का परिणाम क्या हुआ? स्थानांतर प्राप्ति। ठीक है, ये एक संबंध हो गया अब कि जहां जहां गति होती है वहां वहां स्थानांतर प्राप्ति होती है। बिना गति के स्थानांतर प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये जो चैत्र व्यक्ति है, इसके तुल्य जातीय वाला हम चंद्र तारक को समझेंगे। क्यों इसके तुल्य जातीय वाला समझेंगे? क्योंकि स्थानांतर प्राप्ति हमें वहां भी दिखाई पड़ रही है, चंद्र तारक में भी। और इसके भिन्न जातीय हम किसी पर्वत आदि को समझेंगे। मान लीजिए मेरू पर्वत ही ले लीजिए, हिमालय ले लीजिए, वहां पे गति भी नहीं है और स्थानांतर प्राप्ति भी नहीं है। ठीक है, तो गति नहीं है तो स्थानांतर प्राप्ति भी नहीं है, ये भिन्न जातीय पदार्थ हो गया। ठीक है ना, ये भिन्न जातीय पदार्थ हो गया। कौन तुल्य जातीय पदार्थ है? जहां जहां हमें स्थानांतर प्राप्ति दिखाई पड़ रही है वो तुल्य जातीय पदार्थ हो गए, जहां स्थानांतर प्राप्ति नहीं दिखाई पड़ रही है वो भिन्न जातीय पदार्थ हो गए। ठीक है, तो चैत्र व्यक्ति को हमने देखा है कि उसमें स्थानांतर प्राप्ति होती है, और उसके कारण को भी हमने वहां देखा है कि किस कारण से होती है? गति के कारण से होती है। तो गति और स्थानांतर प्राप्ति का संबंध उस व्यक्ति को देख करके हमने जान लिया। अब उसका जो तुल्य जातीय चंद्र तारक है, वहां भी स्थानांतर प्राप्ति दिख रही है, तो वहां भी हम किसका अनुमान कर लेंगे? गति का प्रत्यक्ष ना होने पर भी गति का अनुमान करेंगे। और ये संबंध कहाँ से व्यावृत्त है? पाषाण आदि से या पर्वत आदि से, जो स्थिर वस्तुएं हैं उनसे व्यावृत्त संबंध है। तो इसी बात को एक बार फिर से देख लीजिए पंक्ति से। अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः। अनुमेय पदार्थ का संबंध, अनुमेय से संबंध, अनुमेय पदार्थ का एक संबंध होता है। ठीक है, अनुमेय क्या है यहाँ पर? चंद्र और तारक की गति अनुमेय है। तो उस अनुमेय पदार्थ का तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः संबंध, तुल्य जातीय वाले पदार्थों में अनुवृत्त संबंध होता है, और भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः, भिन्न जातीय पदार्थों से एक व्यावृत्त संबंध उसमें प्राप्त होता है। तो तद विषया सामान्य अवधारण प्रधाना। अब सामान्य उदाहरण कैसे है यहाँ पे, इसको हम और कल देखेंगे विस्तार से, थोड़ा अनुमान प्रमाण को और भी।